वजीरगंज विकलांग आश्रम में बगलामुखी पाठ का आयोजन। जिला पंचायत सदस्य सुनीरा गौर की उपस्थिति। जल्द होगी बड़ी प्रेस वार्ता। गोंडा। वजीरगंज के विकलांग आश्रम में चल रहे बगलामुखी पाठ में शनिवार को विशेष धार्मिक और सामाजिक वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य बगरैन से सुनीरा गौर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने श्रद्धा और आस्था के साथ मां बगलामुखी के चालीसा पाठ में भाग लिया और विकलांग आश्रम के निवासियों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस धार्मिक आयोजन को लेकर स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। बगलामुखी पाठ का आध्यात्मिक महत्व। बगलामुखी माता हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में एक मानी जाती हैं। उन्हें वाणी, बुद्धि और निर्णय पर नियंत्रण देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। मीडिया की भी विशेष रुचि। मीडिया जगत की नज़रें भी इस धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर टिकी हुई हैं। स्थानीय चैनल और समाचार पत्र इस आयोजन को प्रमुखता से कवर कर रहे हैं। इस पाठ को लेकर जनता के बीच जो सकारात्मक संदेश गया है, उसे मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है। निष्कर्ष। विकलांग आश्रम वजीरगंज में आयोजित मां बगलामुखी पाठ न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सेवा और करुणा का प्रतीक भी है। जिला पंचायत सदस्य सुनीरा गौर की भागीदारी और समाजसेवी उनीशपाल सिंह यादव की सक्रियता ने इस आयोजन को एक नई ऊंचाई दी है। आने वाली प्रेस वार्ता से इस कार्यक्रम को लेकर और अधिक जानकारी सामने आएगी, जिससे समाज के अन्य वर्ग भी इस पवित्र मुहिम में शामिल होकर अपने योगदान दे सकेंगे। यह आयोजन वास्तव में एक प्रेरणा है कि धर्म, समाज और सेवा जब एक साथ आते हैं तो चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। वजीरगंज का विकलांग आश्रम आज उस चमत्कार की मिसाल बन गया है। अगर आप चाहें तो मैं इस खबर का संक्षिप्त संस्करण या एक आकर्षक शीर्षक और उपशीर्षकों के साथ समाचार पत्र के लिए उपयुक्त फॉर्मेट भी तैयार कर सकता हूं। विदर्भ प्रदेश कुणबी सेवा संघाच्या अध्यक्षपदी संगीता खांडेकर यांची निवड। महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीतील बैठक 22 एप्रिल 2025 रोजी पुणे येथे संपन्न झाली। राज्यामधील कुणबी समाजाचा विस्तार व्हावा याकरिता विदर्भ प्रदेश कुणबी सेवा संघाच्या अध्यक्षपदी संगीता राजेंद्र खांडेकर यांची निवड करण्यात आली। खांडेकर हया चंद्रपूर जिल्ह्यातील मनमेठावू व शांत स्वभावाच्या असून त्यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेत सर्वाधिक मते प्राप्त करून विजय प्राप्त केला व त्यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेत सभापतीपद भूषविले आहे। त्यामुळे विदर्भात समाजाचा विस्तार व्हावा व समाजाविषयी आवड निर्माण व्हावी व विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला कार्यकारिणी करावी याकरिता हया पुढाकार घेतील असा विश्वास समाज बांधवांनी केला आहे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से संवाददाता चंदन देवांगन की रिपोर्ट। सांवली में अवैध सुगंधित तंबाकू का भंडार जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। चंद्रपुर जिले में अवैध तंबाकू और पान मसाले की बिक्री पर शिकंजा कसते हुए स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर की टीम ने सांवली पुलिस थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान प्राप्त गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध सुगंधित तंबाकू सहित नकदी और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त की गई वस्तुओं में शामिल हैं सुगंधित तंबाकू ब्रांड माजा, ईगल, होला होवेका, नकदी राशि विवो कंपनी का मोबाइल फोन। कुल मूल्य 2,12,136 रुपये पर। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं नितेश दिलीप भाईसारे, विजय भीमाजी भांडेका, दोनों निवासी केरोदाती, तहसील सांवली, जिला चंद्रपुर, दोनों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सांवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री मुमका सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रीना जनबंधु और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री अमोल कचोरे के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व सपोनी श्री दीपक कॉकरेद्वार, सपोनी श्री बलराम जादौकर, सपोनी धनराज कारकेडे, पोहवा चेतन गज्जलवार एवं श्री किशोर वाकेटे, स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर ने किया। ऐसी मान्यता है कि मां बगलामुखी का स्मरण और पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होता है। विकलांग आश्रम में चल रहे इस विशेष पाठ का उद्देश्य भी समाज में शांति, समरसता और आस्था को बढ़ावा देना है।
विकलांग आश्रम वजीरगंज में ये बगलामुखी पाठ कई दिनों से लगातार चल रहा है, जिसमें रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से संवाददाता चंदन देवांगन की रिपोर्ट। लूट के आरोप में 2 गिरफ्तार, वरोरा पुलिस की तुरंत कार्रवाई। दिनांक 21 अप्रैल 2025 को वरोरा में एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ आनंदवन चौक से शेगांव रोड की ओर जा रहा था, तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने लाल रंग की पेंशन प्रो मोटरसाइकिल से आकर उन्हें रोक लिया और नकदी तथा मोबाइल फोन की मांग की। इस संबंध में अपराध क्रमांक 280/2025 भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 309(4), 314, 126(2)(3)(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। वरोरा पुलिस स्टेशन की अपराध जांच टीम ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों की पहचान कर ली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं अक्षय मोहन सहारे उम्र 35 वर्ष, आकाश उर्फ गोलू वाल्मीक पजारे उम्र 32 वर्ष। दोनों आरोपी वरोरा के निवासी हैं। उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन, नकदी और अपराध में उपयोग की गई MH34X0441 नंबर की मोटरसाइकिल कीमत लगभग 1,10,000 रुपये पर जब्त की गई। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री मुमका सुदर्शन, सहायक पुलिस अधीक्षक नयोमी साटम तथा उपविभागीय अधिकारी वरोरा के मार्गदर्शन में की गई। इसमें अपराध जांच दल प्रभारी दीपक ठाकरे और उनकी टीम, स्थानीय अपराध शाखा तथा साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आयोजन के तहत चालीसा पाठ, हवन और प्रवचन भी आयोजित किए जा रहे हैं। आश्रम प्रशासन ने सभी के लिए प्रसाद और भोजन की व्यवस्था भी की है। सुनीरा गौर की उपस्थिति और संदेश। बगरैन क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य सुनीरा गौर ने पाठ स्थल पर पहुंचकर न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि विकलांगों के साथ समय भी बिताया। उन्होंने कहा, यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। विकलांग भाई बहनों के लिए जो कार्य इस आश्रम द्वारा किया जा रहा है, वह वास्तव में सराहनीय है। हमें ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की आवश्यकता है। सुनीरा गौर ने आगे कहा कि उनकी ओर से विकलांग आश्रम को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने विकलांग आश्रम के व्यवस्थापक और कर्मचारियों की भी प्रशंसा की, जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि वे इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा बने। सामाजिक और धार्मिक समरसता की मिसाल। इस धार्मिक आयोजन ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि जब समाज का हर वर्ग एकजुट होकर किसी नेक उद्देश्य के लिए कार्य करता है, तो उसका प्रभाव दूरगामी होता है। विकलांग आश्रम में आयोजित इस पाठ ने जहां धार्मिक आस्था को मजबूती दी है, वहीं सामाजिक एकता का संदेश भी दिया है। आश्रम के व्यवस्थापक ने बताया कि यह आयोजन हर साल किया जाता है, लेकिन इस बार इसे विशेष रूप से विकलांग साथियों के मनोबल और मानसिक शांति के लिए समर्पित किया गया है। जल्द होगी विशेष प्रेस वार्ता। इस आयोजन के संबंध में विकलांग आश्रम में जल्द ही एक विशेष प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी समाजसेवी और आयोजन समिति के संयोजक उनीश पाल सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि ये प्रेस वार्ता आयोजन के उद्देश्यों, इसकी सफलता और समाज में इसके प्रभाव को लेकर होगी। हम चाहते हैं कि समाज के अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें और इसे जन आंदोलन का रूप दें। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से विकलांगों की समस्याओं, उनके अधिकारों और उनके उत्थान के लिए की जा रही गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने सरकार से भी अनुरोध किया कि विकलांग आश्रम जैसे संस्थानों को आर्थिक और सामाजिक सहयोग प्रदान किया जाए ताकि वे और बेहतर कार्य कर सकें। स्थानीय जनता में आयोजन को लेकर उत्साह। बगलामुखी पाठ के इस आयोजन को लेकर स्थानीय जनता में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। गांव और आसपास के इलाकों से लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। आयोजन स्थल पर साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, जलपान आदि का विशेष ध्यान रखा गया है।
जिला ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार बिजनौर की डीएम जसजीत कौर ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कदम उठाया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि जिन कार्यालयों में 10 से अधिक कर्मचारी है वहां अतिरिक्त शिकायत समिति आईसीसी का गठन अनिवार्य है। ये नियम सरकारी व अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों पर लागू होगा। समिति न बनाने पर नियोक्ता पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार नियम तोड़ने पर दुगना जुर्माना देना होगा। यह नियम डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और बैंकर जैसे संगठनों पर भी लागू होगा। साथ ही विश्वविद्यालय, कॉलेज, परीक्षण केंद्र, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी व निजी अस्पतालों को भी इसका पालन करना होगा। सभी कार्यालयों को आंतरिक शिकायत समिति गठन की जानकारी और प्राप्त शिकायतों की रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को देनी होगी। यह कदम महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मीरजापुर जिलाधिकारी ने जन चौपाल में सुनी समस्याएं, आयुष्मान कार्ड और फॉर्मर रजिस्ट्री के लिए दिए निर्देश। अभिषेक पांडेय, ब्यूरो चीफ, मीरजापुर, अप्रैल 2025। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सिटी विकास खंड के ग्राम अर्जुनपुर पाठक में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगों की फैमिली आईडी और किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री 100% बनवाने के निर्देश दिए। खराब हैंडपंपों की मरम्मत, रिबोर, तालाब की पैमाइश, पंचायत भवन, गौशाला, खेल मैदान के लिए भूमि चिन्हित करने और पीएम सूर्य घर योजना का प्रचार करने का आदेश दिया। वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड और फॉर्मर रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। स्कूलों, आंगनबाड़ी, जल जीवन मिशन और मनरेगा कार्यों की समीक्षा की गई। ग्राम में 151 शौचालय, 68 पीएम आवास, 29 हैंडपंप चालू हैं, 112 वृद्धावस्था, 32 निराश्रित महिला और 10 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं। 186 फॉर्मर रजिस्ट्री और 234 किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हैं। गोद भराई और अन्नप्राशन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कश्मीर में आतंक का कहर, पहलगाम हमले में 20 की मौत, 50 से अधिक घायल, देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। इंडिया न्यूज दर्पण जिला ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद की खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। कश्मीर की हसीन वादियां आज फिर गोलियों की गूंज से कांप उठी। एक बार फिर आतंक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 22 अप्रैल की दोपहर, जब पर्यटक बैसरन घाटी की सुंदरता में खोए हुए थे, तब 3 आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये हमला न केवल घाटी में शांति और पर्यटन को झटका देता है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है। दोपहर करीब 2:30 बजे का वक्त था। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आपात बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आतंकियों को हर हाल में खोजकर समाप्त किया जाए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विपक्ष के सवाल। घटना पर राजनीतिक दलों ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये घटना देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा है। निर्दोष नागरिकों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर सरकार कश्मीर को पर्यटन का हॉटस्पॉट बता रही है, तो उसे इसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। पर्यटन उद्योग को गहरा झटका। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी, लेकिन इस हमले के बाद हजारों बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। होटल मालिक, टूर गाइड्स और टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने बहुत उम्मीदों से इस सीजन की शुरुआत की थी, लेकिन अब पर्यटक डर के मारे वापस लौट रहे हैं। यह न सिर्फ स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर असर डालेगा, बल्कि कश्मीर की छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। हमले में घायल हुए लोगों की दर्दनाक कहानियां। दिल्ली से आए एक महिला पर्यटक ने बताया, मैं अपने पति और बच्चों के साथ छुट्टी मनाने आई थी। अचानक गोलियों की आवाज आई और मेरे पति वहीं गिर पड़े। अब वो हमारे साथ नहीं हैं। मुंबई के एक कॉलेज ग्रुप की छात्रा ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रकृति की गोद में मौत इंतजार कर रही होगी। हम वहां जिंदगी के रंग देखने गए थे, पर वापस सिर्फ आंसू लेकर लौट रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रक्षा विशेषज्ञों की राय। पूर्व सेना अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम जरूर हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं। ये हमला दिखाता है कि आतंकियों की क्षमता अब भी जिंदा है। हमें लोकल नेटवर्क को तोड़ना होगा, खुफिया एजेंसियों को अपग्रेड करना होगा और सबसे जरूरी, आम नागरिकों को साथ लेकर सुरक्षा का मजबूत घेरा बनाना होगा।
देश भर में आक्रोश और श्रद्धांजलि सभाएं। देश के कोने कोने में इस हमले को लेकर आक्रोश है। कई शहरों में श्रद्धांजलि सभाएं की गई, कैंडल मार्च निकाले गए और आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सोशल मीडिया पर #JusticeForTerrorists और #StopTerrorism ट्रेंड कर रहा है। समापन। क्या अब भी सिर्फ निंदक? भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार सिर्फ निंदा और बयानबाजी ही काफी है? क्या हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक नीति नहीं बना सकते? क्या आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को और मजबूत नहीं किया जा सकता? ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है, उन लोगों के लिए भी जो देश की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं और उन नागरिकों के लिए भी जो हर बार सहकर चुप रह जाते हैं। अब समय है कि आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए, न सिर्फ सीमा पर बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी। आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट डिब्रूगढ़ में पनप रहा है। डिब्रूगढ़ जिला क्राइम ब्यूरो चीफ अर्नब शर्मा। डिब्रूगढ़, असम। इंडियन प्रीमियर लीग सट्टेबाजी डिब्रूगढ़ में संपन्न हो रही है और आईपीएल सट्टेबाजी के संबंध में 2 व्यक्तियों की हालिया गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि अवैध सट्टेबाजी उद्योग ने युवाओं को कितना प्रभावित किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान डिब्रूगढ़ के अनिल काबरी और दीपक साहू के रूप में की गई थी, लेकिन वे इस रैकेट में शामिल एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं। सूत्रों ने कहा कि रैकेट का मुख्य किंगपिन पूरे रैकेट को अच्छी तरह से समन्वित तरीके से आयोजित कर रहा है। कई युवा, विशेष रूप से कॉलेज जाने वाले छात्र, इस आकर्षक सट्टेबाजी व्यवसाय में शामिल हैं। बैसरन घाटी, जो कि पहलगाम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, पर्यटकों से भरी हुई थी। मौसम साफ था और माहौल बेहद शांत। लोग घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे और कुछ परिवार पिकनिक मना रहे थे। तभी 3 आतंकवादी, जो पुलिस की वर्दी में थे, घाटी की ओर बढ़े और अचानक ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। चंद मिनटों में खूबसूरत वादी दहशत और चीख पुकार में तब्दील हो गई। उन्हें खेल के बारे में कोई विचार नहीं है, लेकिन दैनिक जेब के खर्चों को अर्जित करने के लिए वे इस रैकेट में शामिल हो जाते हैं। मास्टरमाइंड और किंगपिन कुछ व्यवसायियों की शक्ति के समर्थन से सुचारू तरीके से पूरे अवैध व्यवसाय को चला रहे हैं। एक सूत्र ने कहा, यह ध्यान दिया गया कि प्रतिबंधित मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से पूरा रैकेट चल रहा है। प्रतिबंधित मोबाइल एप्लीकेशन अवैध सट्टेबाजी करने के लिए मोबाइल में स्थापित किए जाते हैं। कई युवा इस अवैध आईपीएल सट्टेबाजी में फंस गए हैं। उन्होंने इस सट्टेबाजी में भारी मात्रा में पैसा खो दिया है, लेकिन किंगपिन, जो पूरी सिंडिकेट चला रहा है, वह सट्टेबाजी का संचालन करके अमीर हो गया है। यह एक संगठित अपराध है और हवाला के माध्यम से वे सफेद में काले धन को बदल रहे हैं। डिब्रूगढ़ पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए और उस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जो पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। एक सूत्र ने कहा, डिब्रूगढ़ पुलिस ने हाल ही में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और असम गेम और सट्टेबाजी अधिनियम 1970 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है जो गैरकानूनी जुआ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। दोषी होने पर आरोपी कारावास और भारी जुर्माना का सामना कर सकता है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, सट्टेबाजी न केवल कानून का उल्लंघन करती है, बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी और लत को भी बढ़ावा देती है। हम जनता से इस तरह की गतिविधियों से परहेज करने और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट करने का आग्रह करते हैं। शौर्य क्रीडा क्लब से प्रशिक्षित होकर युवाओं का हो रहा है सेना में चयन। वीरेंद्र साहू। मगरलोड, एस कुमार साहू। शौर्य क्रीडा क्लब से प्रशिक्षित होकर नवयुवकों का चयन भारतीय सेना अग्निवीर में हुआ है, जो कि चुनेश्वर साहू पिता रामू राम साहू ग्राम कुंडेल, समीर ठाकुर पिता कृपाल सिंह ठाकुर ग्राम कुंडेल से एवं युवराज साहू पिता भुवनेश्वर साहू ग्राम बेलौदी का चयन भारतीय सेना अग्निवीर में हुआ है। इस प्रकार शौर्य क्रीड़ा क्लब, जहां पर पिछले लगभग 20 वर्षों से निःशुल्क प्रशिक्षण देते आ रहे हैं और अब तक 65 युवा युवतियों का देश सेवा के चयनित हो चुका है। शौर्य क्रीड़ा क्लब के सदस्यों ने देश प्रेम की भावना से वोतप्रोत होकर हो रहे चयनित जवानों का सम्मान में स्मृति चिन्ह देकर देशभक्ति गीत के साथ जयकारे गूंज उठा। प्रशिक्षक घनश्याम ध्रुव, प्रशिक्षक हेमंत साहू, मुरलीधर निषाद, ऋषभ साहू, चुनेश्वर, पार्वती, आरती, दीपक यदु, गोपेंद्र, चुनू, हिमांशु, नीतेश, किशोर, जागेश, कुमारी ऐश्वर्या, लक्ष्मी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे वीरेंद्र साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष मगरलोड। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र साहू, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। अध्यक्षता कौशल साहू, सरपंच पति, ग्राम पंचायत कुंडल। टैमन सेन, जगदीश यादव, कामता साहू, सुरेश निषाद, शिवदयाल निषाद, आर्मी के जवान लोकेश निषाद, नीलेश यादव, किशन लाल ध्रुव, संजय नेताम, दीनदयाल दीवान, ढालू राम साहू कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। संवाददाता सीमा सिंह की रिपोर्ट। अवैध अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। तेज तर्रार एसडीएम गुलाबचंद की मौजूदगी की अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध की गई बुलडोजर की कार्यवाही। तहसीलदार सदर न्यायालय ने पारित किया था बेदखली का आदेश।
तहसीलदार के आदेश को अवैध अतिक्रमणकर्ता ने जिलाधिकारी न्यायालय में दी चुनौती। न्यायालय में दाखिल वाद पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कायम रखा तहसीलदार कोर्ट का आदेश। जिलाधिकारी के आदेश पर कार्यवाही करते हुए उप जिलाधिकारी सदर गुलाबचंद ने तहसीलदार सदर के नेतृत्व में टीम गठित कर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश। एसडीएम सदर द्वारा गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण वाली जमीन पर से हटवाया कब्जा। कछवा थाना क्षेत्र के व्यासपुर गांव का मामला। न्यूज रिपोर्टर भारत रेखवार। तहसील बटियागढ़ जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत चौपाल बैठक रखी गई। जल संरक्षण की बात एवं जल संरक्षण के प्रति लोगों ने ली शपथ और श्रमदान किया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी के निर्देशानुसार आज दिनांक 22 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद दमोह के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान 2025 नवानकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति आंजनी के द्वारा जल गंगा संवर्धन को लेकर चौपाल बैठक रखी गई, जिसमें जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक उमाशंकर उपाध्याय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने जल संरक्षण की बात रखी और सभी को पानी बचाने के तरीके बताए एवं बैठक समाप्त होने के बाद जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत आंजनी के लोगों द्वारा जल संरक्षण जल बचाव की शपथ ली गई। शपथ होने के बाद हैंडपंप पर श्रमदान किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बटियागढ़ के ब्लॉक समन्वयक श्री उमाशंकर उपाध्याय एवं नवानकुर संस्था नगर विकास प्रस्फुटन समिति बटियागढ़ के अध्यक्ष श्री रवि तिवारी जी ने लोगों को जलगंगा संवर्धन हेतु जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उपस्थिति मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बटियागढ़ ब्लॉक समन्वयक श्री उमाशंकर उपाध्याय जी, नवानकुर संस्था नगर विकास प्रस्फुटन समिति बटियागढ़ श्री रवि तिवारी, नवानकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति आंजनी से अध्यक्ष सुगम मिश्रा, सचिव गोविंद पटेल, अजय ठाकुर, महेश अहिरवार, ग्रामीण सदस्य अजय सिंह ठाकुर, बीरो आदिवासी भारत रेखवार, महेश अहिरवाल एवं ग्राम के लोग श्री राम किशोर आदिवासी, लक्ष्मी आदिवासी, नाथुराम आदिवासी, किशोरी आदिवासी एवं ग्राम के लोग एवं महिलाओं की उपस्थिति रही। मृतकों की पहचान और घायलों की हालत। हमले में मारे गए 20 लोगों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पटना जैसे शहरों के पर्यटक शामिल हैं। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक भी हैं। करीब 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कई घायलों को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर और जम्मू के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के अनुसार कुछ मरीजों की हालत अत्यंत गंभीर है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ नामक आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है और इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी का संरक्षण प्राप्त है। टीआरएफ पहले भी घाटी में कई हमलों को अंजाम दे चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब उसने सीधे पर्यटकों को निशाना बनाया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि यह हमला कश्मीर में पर्यटन के बढ़ते ग्राफ को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य। घटना के तुरंत बाद सेना और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। पूरे इलाके को घेर लिया गया और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लोकल लोग भी मदद के लिए सामने आए। कई पर्यटकों को पेड़ों के पीछे और चट्टानों के नीचे से सुरक्षित निकाला गया। बैसरन घाटी को पूरी तरह सील कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले की साजिश पहले से रची गई थी। सूत्रों की माने तो हमलावर पहले से इस इलाके में छिपे हुए थे और उन्होंने पुलिस की वर्दी इसलिए पहनी थी ताकि पर्यटकों को कोई शक न हो। उनकी मंशा अधिक से अधिक जनहानि करने की थी। सेना को शक है कि आतंकियों को स्थानीय स्तर पर समर्थन मिला है, जिससे उन्होंने इतने संवेदनशील इलाके में घुसपैठ की। एबोर रॉ अब इस हमले की विस्तृत जांच कर रही है और ग्राउंड इंटेलिजेंस को और मजबूत किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल। इस हमले के बाद देश भर में यह सवाल उठ रहा है कि जब सरकार और सेना कश्मीर को शांति का क्षेत्र घोषित कर रहे थे, तब इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या खुफिया एजेंसियों को हमले की भनक नहीं लगी? क्या लोकल सपोर्ट नेटवर्क अब भी सक्रिय है? और सबसे अहम सवाल, क्या हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल हो रहे हैं? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कायराना बताया और कहा कि इसकी कीमत आतंकियों को चुकानी होगी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कश्मीर में आतंक का कहर। पहलगाम हमले में 20 की मौत, 50 से अधिक घायल। देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। तूफान समाचार ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद की खास रिपोर्ट।
22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर। कश्मीर की हसीन वादियां आज फिर गोलियों की गूंज से कांप उठी। एक बार फिर आतंक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 22 अप्रैल की दोपहर, जब पर्यटक बैसरन घाटी की सुंदरता में खोए हुए थे, तब 3 आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये हमला न केवल घाटी में शांति और पर्यटन को झटका देता है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है। दोपहर करीब 2:30 बजे का वक्त था। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आपात बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आतंकियों को हर हाल में खोजकर समाप्त किया जाए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विपक्ष के सवाल। घटना पर राजनीतिक दलों ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये घटना देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा है। निर्दोष नागरिकों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर सरकार कश्मीर को पर्यटन का हॉटस्पॉट बता रही है, तो उसे इसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। पर्यटन उद्योग को गहरा झटका। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी, लेकिन इस हमले के बाद हजारों बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। होटल मालिक, टूर गाइड्स और टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने बहुत उम्मीदों से इस सीजन की शुरुआत की थी, लेकिन अब पर्यटक डर के मारे वापस लौट रहे हैं। यह न सिर्फ स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर असर डालेगा, बल्कि कश्मीर की छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। हमले में घायल हुए लोगों की दर्दनाक कहानियां। दिल्ली से आए एक महिला पर्यटक ने बताया, मैं अपने पति और बच्चों के साथ छुट्टी मनाने आई थी। अचानक गोलियों की आवाज आए और मेरे पति वहीं गिर पड़े। अब वो हमारे साथ नहीं हैं। मुंबई के एक कॉलेज ग्रुप की छात्रा ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रकृति की गोद में मौत इंतजार कर रही होगी। हम वहां जिंदगी के रंग देखने गए थे, पर वापस सिर्फ आंसू लेकर लौट रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रक्षा विशेषज्ञों की राय। पूर्व सेना अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम जरूर हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं। ये हमला दिखाता है कि आतंकियों की क्षमता अब भी जिंदा है। हमें लोकल नेटवर्क को तोड़ना होगा, खुफिया एजेंसियों को अपग्रेड करना होगा और सबसे जरूरी, आम नागरिकों को साथ लेकर सुरक्षा का मजबूत घेरा बनाना होगा। देश भर में आक्रोश और श्रद्धांजलि सभाएं। देश के कोने कोने में इस हमले को लेकर आक्रोश है। कई शहरों में श्रद्धांजलि सभाएं की गई, कैंडल मार्च निकाले गए और आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सोशल मीडिया पर #JusticeForTerrorists और #StopTerrorism ट्रेंड कर रहा है। समापन। क्या अब भी सिर्फ निंदक? भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार सिर्फ निंदा और बयानबाजी ही काफी है? क्या हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक नीति नहीं बना सकते? क्या आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को और मजबूत नहीं किया जा सकता? ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है, उन लोगों के लिए भी जो देश की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं और उन नागरिकों के लिए भी जो हर बार सहकर चुप रह जाते हैं। अब समय है कि आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए, न सिर्फ सीमा पर, बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अचानक हथिनीकुंड बैराज का दौरा कर बैराज के डाउनस्ट्रीम में बनाई जा रही डायाफ्राम वॉल के कंस्ट्रक्शन वर्क का जायजा लिया। कैबिनेट मिनिस्टर ने बैराज की सुरक्षा व समय पर काम को पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि डायाफ्राम वॉल फाउंडेशन का वर्क शीघ्र पूरा करने के लिए मशीनों व मजदूर की संख्या को बढ़ाया जाए। इस मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने हथिनीकुंड बैराज का औचक निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों व डायाफ्राम वॉल की कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्देश देते हुए कहा कि बैराज की प्रोटेक्शन जरूरी है, इसलिए डायाफ्राम वॉल के कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों व मजदूर को बढ़ाकर काम को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कंस्ट्रक्शन काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। बैसरन घाटी, जो कि पहलगाम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, पर्यटकों से भरी हुई थी। मौसम साफ था और माहौल बेहद शांत। लोग घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे और कुछ परिवार पिकनिक मना रहे थे। तभी 3 आतंकवादी, जो पुलिस की वर्दी में थे, घाटी की ओर बढ़े और अचानक ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। चंद मिनटों में खूबसूरत वादी दहशत और चीख पुकार में तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए बैराज की सुरक्षा जरूरी है, ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमित को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डायाफ्राम वॉल के कंस्ट्रक्शन कार्य को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने की कोशिश करें। सिंचाई विभाग के अधिकारी AIC राकेश चौहान तथा SCRS मित्तल ने ड्राइंग के द्वारा कैबिनेट मिनिस्टर श्रुति चौधरी को बैराज के बारे में जानकारी दी।
इस अवसर पर राकेश चौहान AIC, RS मित्तल, विजय गर्ग, SDM छछरौली, SDO नवीन रंगा, अभिषेक जे, अमित कुमार जे, रोहित कुमार जे आदि उपस्थित रहे। फोटो कैबिनेट मिनिस्टर श्रुति चौधरी को ड्राइंग द्वारा हथिनीकुंड बैराज पर कंस्ट्रक्शन वर्क की जानकारी देते सिंचाई विभाग के अधिकारी। किसानों का हित सर्वोपरि, किसानों को कोई असुविधा न हो, फसल खरीद व लिफ्टिंग प्रक्रिया की नियमित रूप से करें मॉनिटरिंग। राज्य मंत्री राजेश नागर, यमुनानगर, 22 अप्रैल। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री राजेश नागर ने अनाज मंडी सरस्वती नगर व जगाधरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खरीद एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को गेहूं खरीद के साथ ही लिफ्टिंग प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्केटिंग कमेटी के सचिव को निर्देश दिए कि मंडी में सफाई व्यवस्था व किसानों के बैठने की व्यवस्था का समुचित प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। राज्य मंत्री ने मौके पर किसानों की समस्याएं भी सुनी। उपस्थित सभी ने राज्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य मंत्री ने कहा कि चालू रबी सीजन के दौरान प्रदेश में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन व FCI द्वारा 1 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक 52.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 30-32 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान मंडियों से हो चुका है। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल तक 2,89,541 किसानों को 4,665.04 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 मार्च से 21 अप्रैल 2025 तक हैफेड व हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन द्वारा 5.93 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 4.29 लाख मीट्रिक टन सरसों का उठान मंडियों से हो चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,85,057 किसानों के खातों में 2,368.14 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आगे उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिला की 13 मंडियों में गेहूं की खरीद में की जा रही है। 21 अप्रैल तक कुल 1,96,623 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें से 1,18,838 मीट्रिक टन गेहूं का मंडियों से उठान हो चुका है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिला के अब तक लगभग 39,000 किसानों की फसल खरीदी गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनाज मंडियों में पेयजल व्यवस्था, सफाई व शौचालय व्यवस्था, बिजली व्यवस्था आदि सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें ताकि किसानों को अपनी गेहूं की उपज को बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि मंडियों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि गेहूं खरीद से जुड़े आढ़तियों, मंडियों में मजदूरों व किसानों को सभी सुविधाएं मिले। इस अवसर पर DFSC जतिन मित्तल, हैफेड मैनेजर मनीष कुमार, सचिव मार्केट कमेटी अवतार सिंह, इंस्पेक्टर सुखचंद, निरीक्षक कुमार गौरव, अक्षय अग्रवाल सहित किसान व आढ़ती मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने किया किशनगढ़ बास जेल एवं नगर पालिका किशनगढ़ बास का निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने बंदियों को हीट स्ट्रोक से बचाने हेतु दिया आवश्यक निर्देश। खैरथल तिजारा, 22 अप्रैल। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किशोर कुमार द्वारा मंगलवार को किशनगढ़ बास जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल में कैदियों के स्वास्थ्य, गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, सुरक्षा, सफाई एवं दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। मृतकों की पहचान और घायलों की हालत। हमले में मारे गए 20 लोगों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पटना जैसे शहरों के पर्यटक शामिल हैं। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक भी हैं। करीब 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कई घायलों को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर और जम्मू के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिला कलेक्टर ने अपने निरीक्षण के दौरान मुलाकात कक्ष, किचन, बैरेक, प्रवेश द्वार आदि के साथ बंदियों के बैरकों का भी निरीक्षण किया। बैरेक में उन्होंने पंखे, पानी आदि की व्यवस्था देखी। साथ ही हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ORS की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जेल में विभिन्न पंजिकाओं एवं सुरक्षा के लिए लगे CCTV सिस्टम, कंट्रोल रूम की भी जांच की। उन्होंने जेल निरीक्षण के दौरान बंदियों से उनके मामलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बंदियों को भोजन देने की व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी लेने के साथ जेल परिसर में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का भी मुआयना किया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने नगर पालिका किशनगढ़ बास का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पालिका में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत कार्य जानकारी प्राप्त की तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं समय पर एवं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न हो।
निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बास मनीष कुमार जाटव, तहसीलदार नरेंद्र कुमार भाटिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुंबई, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संरक्षण, रोकथाम और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करने वाले सरकारी या निजी कार्यालयों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ऐसी समिति का गठन न करने तथा कानून और नियमों के प्रावधानों और जिम्मेदारियों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा और दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा मुंबई उपनगरीय जिले के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय धनगर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया। जिला कलेक्टर ने किया किशनगढ़ बास जेल एवं नगर पालिका किशनगढ़ बास का निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने बंदियों को हीट स्ट्रोक से बचाने हेतु दिया आवश्यक निर्देश। खैरथल तिजारा 22 अप्रैल जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किशोर कुमार द्वारा मंगलवार को किशनगढ़ बास जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल में कैदियों के स्वास्थ्य, गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, सुरक्षा, सफाई एवं दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अपने निरीक्षण के दौरान मुलाकात कक्ष, किचन, बैरेक, प्रवेश द्वार आदि के साथ बंदियों के बैरकों का भी निरीक्षण किया। बैरेक में उन्होंने पंखे, पानी आदि की व्यवस्था देखी। साथ ही हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ORS की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जेल में विभिन्न पंजिकाओं एवं सुरक्षा के लिए लगे CCTV सिस्टम, कंट्रोल रूम की भी जांच की। उन्होंने जेल निरीक्षण के दौरान बंदियों से उनके मामलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बंदियों को भोजन देने की व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी लेने के साथ जेल परिसर में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का भी मुआयना किया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने नगर पालिका किशनगढ़ बास का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पालिका में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत कार्य जानकारी प्राप्त की तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं समय पर एवं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न हो। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बास मनीष कुमार जाटव, तहसीलदार नरेंद्र कुमार भाटिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुंबई, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संरक्षण, रोकथाम और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करने वाले सरकारी या निजी कार्यालयों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। डॉक्टर्स के अनुसार कुछ मरीजों की हालत अत्यंत गंभीर है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है। आतंकी संगठन TRF ने ली जिम्मेदारी। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामक आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है और इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी का संरक्षण प्राप्त है। ऐसी समिति का गठन न करने तथा कानून और नियमों के प्रावधानों और जिम्मेदारियों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा और दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा मुंबई उपनगरीय जिले के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय धनगर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया। अनाज मंडी में उठान व किसानों की बेची गई फसल की पेमेंट न होने से आढ़ती किसान परेशान। 1 अप्रैल से जिले की मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद जारी है। बिलासपुर अनाज मंडी में उठान की गति कछुआ चाल से के कारण मंडी कट्टों से अटी पड़ी है। मंडी में पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। मंडी में अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को फड़ पर जगह नहीं मिलने पर किसान रात भर मंडी में धक्के खाने को विवश है। वही आढ़ती भी परेशान है। किसान बलवान सिंह, रणवीर सिंह, राजकुमार, कांशराम, गुरभजन सिंह आदि का कहना है कि सरकार के 24 घंटे में फसल की रकम सीधा उनके खाते में भेजने के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। किसानों को लेबर, डीजल व अन्य कार्यों के लिए रुपयों की जरूरत है, परंतु खाते में पेमेंट न आने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। आढ़ती भी पिछले 22 दिनों से किसानों को थोड़े थोड़े पैसे देकर काम चला रहे थे, अब आढ़तियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या कहना है SDM का? इस बारे SDM जसपाल सिंह गिलका का कहना है कि मंडी में उठान को लेकर थोड़ी समस्या आई थी। उन्होंने हैपड व वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टर व लेबर यादार व मार्केट कमेटी सचिवों के साथ मीटिंग कर समस्या का समाधान आज ही करने के निर्देश दिए हैं। दोनों एजेंसी ने विश्वास दिलाया है कि उठान की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खरीद की गई की फसल की पेमेंट 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में भेजी जा रही है। मंडी सचिव सुमन का कहना है कि उनका काम फसल की खरीद करना है, वह सही तरीके से की जा रही है। मंडी में किसानों को कोई समस्या नहीं है। उठान की समस्या का भी समाधान हो गया है। फोटो कैप्शन 3456।
उठान धीमी गति से होने पर मंडल में लगे कट्टों के अंबार चहल निगम की बैठक में 262-95 करोड़ का बजट पास, तीव्रता से होगा शहर का विकास। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 4 करोड़ 18 लाख रुपये अधिक बजट हुआ पास। बीते वर्ष लक्ष्य से अधिक निगम को प्राप्त हुआ स्टाम्प ड्यूटी व किराया। यमुनानगर मेयर सुमन बहमनी की अध्यक्षता में हुई नगर निगम सदन की पहली बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 262 करोड़ 95 लाख का बजट पास किया गया। 262-95 करोड़ रुपए का बजट पास होने से ट्विन सिटी के विकास में तीव्रता आएगी। निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बैठक में निगम की आय व व्यय का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित आय बजट 258 करोड़ 77 हजार रुपये निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ाकर 262 करोड़ 95 लाख किया गया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 4 करोड़ 18 लाख रुपए अधिक बजट रखा गया है। इसके अलावा अनुमानित खर्च 262 करोड़ 72 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष विभिन्न साधनों से नगर निगम को 250 करोड़ 86 लाख 26 हजार 489 रुपये की आय प्राप्त हुई है। इसके अलावा निगम की ओर से बीते वर्ष निगम के कार्यों पर खर्च के लिए 257-72 करोड़ का बजट तय किया गया था। निगम की ओर से विभिन्न कार्यों पर 139 करोड़ 90 लाख 46 हजार 359 रुपये खर्च किए गए। निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि बीते वर्ष हमारा 25 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त करने का लक्ष्य था। हम 15 करोड़ 37 हजार 865 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त कर चुके हैं। स्टाम्प ड्यूटी का हमारा लक्ष्य 16 करोड़ रुपये का था, लेकिन अब अपने लक्ष्य से अधिक 20 करोड़ 42 लाख 29 हजार 871 रुपये स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त किए हैं। इस बार हमारा लक्ष्य 20 करोड़ का रहेगा। इसी तरह किराया वसूलने का हमारा 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, इसमें भी हम लक्ष्य से अधिक 3 करोड़ 91 लाख 62 हजार 247 रुपये किराया वसूल चुके हैं। इसके अलावा 97 लाख 77 हजार फायर टैक्स, 12 करोड़ 53 लाख निगम टैक्स प्राप्त किया। TRF पहले भी घाटी में कई हमलों को अंजाम दे चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब उसने सीधे पर्यटकों को निशाना बनाया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि यह हमला कश्मीर में पर्यटन के बढ़ते ग्राफ को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य। घटना के तुरंत बाद सेना और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। बीते वर्ष 20 करोड़ रुपए डेवलपमेंट चार्ज वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें हम 19 करोड़ 44 लाख 35 हजार 358 रुपये डेवलपमेंट चार्ज वसूल चुके हैं। इस बार सबसे अधिक बजट शहर के विकास व सफाई को लेकर बनाया गया है। बजट पास होने से शहर में करवाए जा रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों में तीव्रता आएगी। सरकार की ओर से भी विभिन्न ग्रांटों के माध्यम से भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। बैठक के दौरान विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व अन्य पार्षदों ने स्टाम्प ड्यूटी, किराए व डेवलपमेंट चार्ज व अन्य में बेहतर कार्य करने पर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा की सराहना की। बॉक्स ये है बजट का ब्यौरा। प्रॉपर्टी टैक्स 25 करोड़, स्टाम्प ड्यूटी 20 करोड़, डेवलपमेंट चार्जेस -20 करोड़, रैंक 2 75 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 11 करोड़, सेल ऑफ लैंड 5 करोड़, विज्ञापन फीस 1 करोड़, फायर टैक्स 1 करोड़, CFC 26-11 करोड़, SFC 115 करोड़, अन्य इनकम 10 करोड़। फोटो कैप्शन। बैठक में बजट का ब्यौरा देते निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व अन्य। जिला पुलिस ने IPS राजीव देसवाल को सम्मान पार्टी देकर दी विदाई। तूफान समाचार संवाददाता नितिन सिंगला। IPS राजीव देसवाल ने जिला यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार छोड़ दिया है। अब IPS राजीव देसवाल ने कमांडेंट द्वितीय बटालियन मधुबन का कार्यभार संभालेंगे। आज दिनांक 22 अप्रैल 2025 को जिला पुलिस ने पुलिस लाइन जगाधरी में सम्मान पार्टी देकर उन्हें विदाई दी। IPS राजीव देसवाल ने जिला के पुलिस अधीक्षक पद पर रहते हुए जिला यमुनानगर में अपनी नियुक्ति के दौरान अपना कार्य निष्ठा व पूरी ईमानदारी से किया। उन्होंने जिला यमुनानगर को भ्रष्टाचार, नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त बनाने के लिए अच्छे कार्य किए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा हेतु कई ठोस कदम उठाए जिससे कि महिलाओं को पूरा मान सम्मान मिल सके। IPS राजीव देसवाल ने जिला के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को हमेशा उनके अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। IPS राजीव देसवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान जिला यमुनानगर को नशा मुक्त बनाने व नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाकर जिला को नशा मुक्त बनाने का भरसक प्रयास किया एवं अनेकों जागरूक कार्यक्रमों व खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से नशे से दूर रहने बारे तथा साइबर धोखाधड़ी बारे युवा वर्ग व आमजन को प्रेरित कर जिला को खुशहाल बनाने का पूरा प्रयास किया।
आज यमुनानगर पुलिस ने उनके सम्मान में पुलिस लाइन जगाधरी में सम्मान पार्टी करके भावभीनी विदाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। जिला यमुनानगर पुलिस उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सराहनीय कार्यों को हमेशा याद रखेगी। सिविल सर्जन यमुनानगर डॉक्टर पूनम चौधरी ने बताया कि गांव दसोरा तहसील छछरौली में पीलिया के केस की जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गाँव दसोरा का सर्वे किया गया, जिसमें डॉक्टर वागीश गुटेन जिला सर्विलेंस अधिकारी इंचार्ज CHC छछरौली, दिनेश शर्मा महामारी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ईशान CHO, अवतार सिंह MP HW, अजीत सिंह MP HW, श्रीमती परमजीत NM, कुसुम आशा वकर द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया गया। उन्होंने बताया कि गांव दसोरा के 325 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें पीलिया के 6 केस पाए गए। 21 अप्रैल 2025 को भी स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में 34 संदिग्ध पीलिया के केस पाए गए थे। 10 पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। 28 रक्त के सैंपल लिए गए थे, जिनकी यमुनानगर लैब में जांच की गई और 20 सैंपल हेपेटाइटिस ए के पॉजिटिव पाए गए। सिविल सर्जन यमुनानगर डॉक्टर पूरे इलाके को घेर लिया गया और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लोकल लोग भी मदद के लिए सामने आए। कई पर्यटकों को पेड़ों के पीछे और चट्टानों के नीचे से सुरक्षित निकाला गया। बैसरन घाटी को पूरी तरह सील कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूनम चौधरी द्वारा भी गांव दसोरा का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पीलिया की बीमारी गंदा पानी पीने के कारण होती है, अतः लोगों से अपील की जाती है कि पब्लिक हेल्थ की सप्लाई के पानी को उबालकर पीने और बासी खाना ना खाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं और हैंडपंप का पानी ना पिएं। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया की शिकायत होती है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इलाज कराएं। डॉ. वागीश गुटेन जिला सर्विलांस अधिकारी इंचार्ज CHC छछरौली यमुनानगर ने पीलिया के लक्षण बताया: आंखों, त्वचा व नाखून पीले पड़ जाना, उल्टी आना या अनुभूति होना, बुखार, पीला पेशाब आना, भूख न लगना, लीवर के आसपास दर्द होना, वजन घटना, कमजोरी व थकान महसूस होना। जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गुरदीप सिंह SDO, भरत सिंह JE और इनकी टीम द्वारा पानी को साफ करने की प्रक्रिया की जा रही थी व स्वास्थ्य विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। बेटियों के साथ होने वाले क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता जरूरी। रेणु भाटिया। यमुनानगर बेटियां शक्ति का रूप है। वे हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। यही वजह है आज बेटियां समाज को नई दिशा देने का भी काम कर रही है। उक्त शब्द हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने DAV गर्ल्स कॉलेज के वुमेन स्टडी सेंटर की ओर से लीगल पोक्स व पोक्सो एक्ट पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कहे। गुरुग्राम से आए एडवोकेट ऋतु कपूर ने भी पोक्स व पोक्सो एक्ट पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। कॉलेज की कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र कौर व वुमेन स्टडी सेंटर इंचार्ज डॉक्टर मोनिका शर्मा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान विश्व पृथ्वी दिवस पर पौधारोपण भी किया। रेणु भाटिया ने कहा कि किशोरावस्था पार करने के बाद हर लड़की में अपना भला बुरा सोचने की समझ विकसित हो जाती है, इसलिए वे किसी के बहकावे में न आए। जब लड़कियों की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले उनके साथ हुए क्राइम की घटनाएं जहन में कौंधने लगती है। उन्होंने माना कि लड़कियों के साथ साल दर साल क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता व सतर्कता से उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में वुमेन्स के साथ हुए अत्याचारों का उदाहरण देते हुए उन्होंने छात्राओं को जागरूक किया। साथ ही उन्होंने छात्राओं को फैमिली मैनेजमेंट के टिप्स भी दिए और कहा कि जीवन में वे लड़कियां व महिलाएं ज्यादा सफल होती हैं जो शादी से पहले माता पिता व शादी के बाद सास ससुर व पति को तहरीर देती हैं। एडवोकेट ऋतु कपूर ने कहा कि छात्राएं उम्र के जिस पड़ाव से गुजर रही हैं वहां पर ज्यादा संभलने की जरूरत है। जो लड़के स्कूल व कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ गलत काम करते हैं, उनका उद्देश्य शादी करना नहीं होता। कामकाजी महिलाओं को वर्क प्लेस पर सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से पोक्सो एक्ट बनाया गया है, जबकि पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने निर्भया केस का जिक्र भी किया। डॉक्टर सुरेंद्र कौर ने कहा कि बेटियों को माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, इसके लिए वे रोजाना हर बात अभिभावकों के साथ साझा करें। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 35 साल से वे छात्राओं को लड़कियों के साथ होने वाले क्राइम के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। यह मुहिम आगे भी निरंतर जारी रहेगी। मौके पर डॉक्टर दीपिका घई, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर अमनप्रीत कौर, प्रिया प्रोटेशन ऑफिसर अरविंद्रजीत कौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी तरविंद्र कौर, एडिशनल SHO महिला थाना मुकेश कुमारी, रंजन शर्मा मौजूद रहे।
आज दिनांक 22 अप्रैल 2025 को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला यमुनानगर जिला कोर कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी 9 मई 2025 को जिला करनाल के गांव सालवान में महाराणा प्रताप जयंती का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें यमुनानगर जिले से क्षत्रिय समाज को बढ़ चढ़कर भाग लेना है। हमले की साजिश पहले से रची गई थी। सूत्रों की माने तो हमलावर पहले से इस इलाके में छिपे हुए थे और उन्होंने पुलिस की वर्दी इसलिए पहनी थी ताकि पर्यटकों को कोई शक न हो। उनकी मंशा अधिक से अधिक जनहानि करने की थी। सेना को शक है कि आतंकियों को स्थानीय स्तर पर समर्थन मिला है, जिससे उन्होंने इतने संवेदनशील इलाके में घुसपैठ की। जिला अध्यक्ष गुरदीप राणा ने बताया कि रैली को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति तक बात पहुंचाई जाए। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह राणा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराने के लिए आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल 2025 को PWD रेस्ट हाउस बाईपास चौक में सभा की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह तंवर मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर जनक सिंह राणा, प्रदीप चौहान, पूर्व सरपंच कमालपुर, अनिल चौहान, अशोक राणा, सुरेंद्र राणा, घनश्याम राणा उपस्थित रहे। और रॉ अब इस हमले की विस्तृत जांच कर रही है और ग्राउंड इंटेलिजेंस को और मजबूत किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल। इस हमले के बाद देश भर में यह सवाल उठ रहा है कि जब सरकार और सेना कश्मीर को शांति का क्षेत्र घोषित कर रहे थे, तब इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या खुफिया एजेंसियों को हमले की भनक नहीं लगी? क्या लोकल सपोर्ट नेटवर्क अब भी सक्रिय है? और सबसे अहम सवाल, क्या हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल हो रहे हैं? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कायराना बताया और कहा कि इसकी कीमत आतंकियों को चुकानी होगी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मदर टेरेसा इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड से देशपाल यादव को किया सम्मानित। तिजारा क्षेत्र के गांव इसरोदा निवासी गौ भक्त, समाजसेवी एवं भाजपा कार्यकर्ता देशपाल यादव को फेमस पीपल इंडिया वर्ल्ड नई दिल्ली द्वारा मदर टेरेसा इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देशपाल यादव को यह अवार्ड समाज सेवा एवं गौ सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया गया है। देशपाल यादव ने यह अवार्ड को गौ माता को समर्पित किया है। मदर टेरेसा इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित होने पर समस्त गांव एवं परिजनों सहित मित्रगणों में हर्ष का माहौल है। निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, थाना प्रभारी जांजगीर ने गांव में चौपाल लगाकर किया गया जनसंवाद। तूफान समाचार पत्र जांजगीर चांपा, जिला ब्यूरो चीफ सुखदेव आजाद, थाना जांजगीर क्षेत्र के ग्राम कुधरी में सोमवार को जांजगीर पुलिस ने जनचौपाल का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे। सड़कें बाबा साहेब के विचारों के पोस्टरों से भरी हुई थीं तथा सभी वर्गों की ओर से सामाजिक संदेश देने वाले पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। युवकों द्वारा पहनी गई नीली पगड़ियों के कारण जहां तक नजर जाती थी, नीला सागर नजर आता था। वहीं चौराहों पर विभिन्न दलों व संगठनों के मंचों पर मंडल अध्यक्षों व पदाधिकारियों का अभिनंदन किया जा रहा था। उन्हें मालाएं और पगड़ी पहनाई जा रही थी। शहर के विधायकों, सांसदों, पूर्व पार्षदों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने जुलूस में भाग लिया और भीम सैनिकों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर बधाई दी। बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुबह से ही भीम सैनिकों की भारी भीड़ पाक चौक पर एकत्रित हो गई थी। युवा बूढ़े सभी हाथों में बाबा साहब की तस्वीर लेकर डीजे की धुन पर मनमोहक गीत प्रस्तुत कर रहे थे। ऐतिहासिक दृश्यों ने सोलापुर निवासियों का ध्यान आकर्षित किया। जुलूस में ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। इसने न केवल शहर बल्कि अन्य जिलों के लोगों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर रविवार को पाक चौक स्थित डॉक्टर के आवास पर लाखों अनुयायी उमड़ पड़े। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने अनुयायियों ने माथा टेका। कुछ लोगों ने यहां पारिवारिक फोटो भी खिंचवाए और युवा वर्ग काफी उत्साहित था, अतः वातावरण दिव्य हो गया। जल एवं सिर्फ वितरण। जुलूस मार्ग पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शरबत और पानी वितरित करने वाले स्टॉल लगाए गए थे। इस बार चिलचिलाती धूप में जुलूस में भाग लेने वाले भीम अनुयायियों ने मुफ्त जलपान और पानी का आनंद लिया। मुख्य जुलूस 12 घंटे तक चला। जुलूस में 100 समूह शामिल। जुलूस में लगभग 4 लाख अनुयायियों ने भाग लिया। जुलूस की सुरक्षा के लिए करीब 1900 पुलिसकर्मी तैनात।
डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों को दर्शाने वाले ज्ञानवर्धक दृश्य छत्रपति शाहूराजे फाउंडेशन, भीममुद्रा सामाजिक संगठन, व्यवहारिक सामाजिक संगठन, GM सामाजिक संगठन, आइडल सामाजिक संगठन, भीमगर्जना तरुण मंडल, भीम प्रकाश प्रतिष्ठान, PB ग्रुप, बुद्ध दर्शन सोशल सोसाइटी, बुद्ध राष्ट्र फाउंडेशन, RG राजगृह बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन, KD समूह, बुद्ध भूमि सामाजिक संगठन, आनंद बौद्ध मंडल, अशोक जागृति तरुण मंडल, भीमरत्न तरुण मंडल, सम्राट अशोक चौक जयंती उत्सव मंडल, भीमयुग सामाजिक संगठन, बाबी समूह, भीमशक्ति सामाजिक संगठन, DN प्रतिष्ठान, महात्मा फुले तरुण मंडल, आम्रपाली तरुण मंडल, भीममुद्रा प्रतिष्ठान, कर्मवीर सामाजिक संगठन, डॉक्टर अंबेडकर फुले शाहू प्रतिष्ठान, रमापति तरुण मंडल, रामांजलि तरुण मंडल, भीम युवक तरुण मंडल, अशोक जागृति तरुण मंडल, RB दयावान बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन, SB प्रतिष्ठान, सिद्धार्थ इस जुलूस में तालीम संघ, भीमगर्जना तरुण मंडल, सिद्धार्थ तरुण मंडल, भीम शक्ति सेना तरुण मंडल, सिद्धार्थ फाउंडेशन, मातोश्री रमाबाई अंबेडकर तरुण मंडल सहित शहर के अमराई, देगांव नाका, बीजापुर रोड, लश्कर आदि इलाकों के मंडलों ने आकर्षक ढंग से सजावट की और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सजावट और दृश्य शानदार थे। जुलूस मार्ग के दोनों ओर जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रेस नोटिस दिनांक 21/04/2025। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा जनपद की कानून शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु तथा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत 052 पहिया PRV वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तारांकन मुख्यालय UP 112 लखनऊ द्वारा जनपद बदायूं को जनपद की कानून शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु तथा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत आम जनता को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने एवं आपातकाल में त्वरित एवं सुलभ पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए 052 पहिया PRV वाहन उपलब्ध कराए गए थे। जनचौपाल में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी ने उपस्थित होकर ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुना। चौपाल के दौरान लोगों ने पुलिस व्यवस्था, अवैध गतिविधियों और स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए समाधान का आश्वासन दिया और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। प्राप्त वाहनों को बदायूं जनपद के थाना वजीरगंज, बिसौली, इस्लामनगर, कादर चौक, सहसवान क्षेत्रांतर्गत आम जनमानस की सुरक्षा व आकस्मिक रूप से पुलिस सहायता सुनिश्चित कराने हेतु आज दिनांक 21 अप्रैल 2025 को प्राप्त सभी 2 पहिया PRV वाहनों को सभी तकनीकी उपकरणों वायरलेस हैंडसेट, MDT MyCUG फोन, बॉडी वार्न कैमरा, लाइट हूटर, फर्स्ट एड बॉक्स, वाटर बोतल, चार्जेबल टार्च तथा उक्त PRV पर ड्यूटी करने वाले चालक व कमांडर हेतु हेलमेट, नाइट रिफ्लेक्टेड रेडियम जैकेट आदि से लैस व सज्जित कराते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं -0 ब्रिजेश कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय प्रांगण जनपद बदायूं से उक्त PRV पर तैनात किए गए चालक व कमांडर को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए हरी झंडी दिखाकर संबंधित थाना क्षेत्रों में मुताबिक ड्यूटी रूट चार्ट के रवाना किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री के0 सरोज, क्षेत्राधिकारी उझानी श्री शक्ति सिंह, प्रभारी UP 112 निरीक्षक श्री मनोज कुमार व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। सोशल मीडिया सेल बदायूं। इस अवसर पर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि गांव क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से ही अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। चौपाल के आयोजन से ग्रामीणों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला और लोगों ने पुलिस प्रशासन के इस पहल की सराहना की। ज्ञात हो कि निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा लगातार थाना जांजगीर अंतर्गत गांव-गांव पहुंचकर लोगों से सीधे जुड़कर उनकी समस्याएं सुन रही है, साथ ही समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का प्रयास भी कर रही है। इसके अलावा पुरानी शिकायतों की जांच, विवेचना, फरार आरोपी की पतासाजी, निगरानी, बदमाशों की चेकिंग, वारंटियों की धरपकड़ भी की जा रही है। थाना प्रभारी जांजगीर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप पुलिस के सहयोगी बने। आप और हम मिलकर गांव व समाज को अपराध मुक्त बनाएंगे, इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। इसके बाद गांव के गणमान्य लोगों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि थाना प्रभारी अपने पूरे स्टाफ के साथ गांव पहुंचकर जनसंवाद का आयोजन कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित बचाव के लिए जांजगीर चांपा पुलिस की अपील। 1. शराब के नशे में वाहन न चलाएं। 2. तेज गति से वाहन न चलाएं। 3. हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाएं।
4 मोटरसाइकिल में ट्रिपल सवारी न करे। 5 मालवाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाए। 7 रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते। 8 शादी समारोह, बारात आदि में वाहन चालकों की स्थिति पर विशेष ध्यान दें। 9 नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध। 10 यातायात नियमों का कड़ाई से पालन। 11 नागरिकों को वाहन नहीं चलाने देवे। उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान गांव के गणमान्य नागरिक सहित निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी एवं आरक्षक दिलीप सिंह थाना जांजगीर उपस्थित रहे। निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, थाना प्रभारी जांजगीर ने गांव में चौपाल लगाकर किया गया जनसंवाद। तूफान समाचार पत्र जांजगीर चांपा, जिला ब्यूरो चीफ सुखदेव आजाद, थाना जांजगीर क्षेत्र के ग्राम कुधरी में सोमवार को जांजगीर पुलिस ने जनचौपाल का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे। जनचौपाल में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी ने उपस्थित होकर ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुना। चौपाल के दौरान लोगों ने पुलिस व्यवस्था, अवैध गतिविधियों और स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए समाधान का आश्वासन दिया और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। शहीद पुलिस कांस्टेबल अबादास पवार की पत्नी कल्पना पवार को सीधे पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया। मुंबई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में बहादुरी से शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल अबादास पवार की पत्नी श्रीमती कल्पना पवार को परिवीक्षाधीन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में सीधी नियुक्ति के आदेश दिए। इस अवसर पर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि गांव क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से ही अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। चौपाल के आयोजन से ग्रामीणों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला और लोगों ने पुलिस प्रशासन के इस पहल की सराहना की। ज्ञात हो कि निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा लगातार थाना जांजगीर अंतर्गत गांव-गांव पहुंचकर लोगों से सीधे जुड़कर उनकी समस्याएं सुन रही है, साथ ही समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का प्रयास भी कर रही है। इसके अलावा पुरानी शिकायतों की जांच, विवेचना, फरार आरोपी की पतासाजी, निगरानी, बदमाशों की चेकिंग, वारंटियों की धरपकड़ भी की जा रही है। थाना प्रभारी जांजगीर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप पुलिस के सहयोगी बने। आप और हम मिलकर गांव व समाज को अपराध मुक्त बनाएंगे, इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। इसके बाद गांव के गणमान्य लोगों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि थाना प्रभारी अपने पूरे स्टाफ के साथ गांव पहुंचकर जनसंवाद का आयोजन कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित बचाव के लिए जांजगीर चांपा पुलिस की अपील। 1 शराब के नशे में वाहन न चलाएं। 2 तेज गति से वाहन न चलाएं। 3 हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाएं। 4 मोटरसाइकिल में ट्रिपल सवारी न करें। 5 मालवाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाए। 7 रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते। 8 शादी समारोह, बारात आदि में वाहन चालकों की स्थिति पर विशेष ध्यान दें। 9 नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध। 10 यातायात नियमों का कड़ाई से पालन। 11 नागरिकों को वाहन नहीं चलाने देवे। उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान गांव के गणमान्य नागरिक सहित निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी एवं आरक्षक दिलीप सिंह थाना जांजगीर उपस्थित रहे। अलग अलग जगहों से 39.5 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना अकलतरा पुलिस की त्वरित कार्यवाही। तूफान समाचार पत्र जांजगीर चांपा, जिला ब्यूरो चीफ सुखदेव आजाद, विवेक शुक्ला इप्स पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में जिला पुलिस जांजगीर चांपा द्वारा अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अति पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध रेड कार्यवाही किया गया, जिसमें 01 आरोपी जोगेंद्र सिदार उर्फ भूरू सिदार उम्र 28 साल निवासी खटोला थाना अकलतरा के कब्जे से 9.5 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बिकी रकम 200 रू बरामद एवं 02 आरोपी गोपाल उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर 16 अकलतरा के कब्जे से कच्ची महुआ शराब 30 लीटर बिक्री रकम 500 रुपये बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध अलग अलग अपराध धारा 342 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर दिनांक 21/04/2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरी मणिकांत पांडेय थाना प्रभारी अकलतरा तथा उप निरी बीएल कोसुरिया, सोनी अशोक कश्यप, अवधेश तिवारी, आर भूषण राठौर, सोमेश शर्मा, शेषनारायण साहू, गोकरण राय, ओंकार मरावी, आर
ये नियुक्ति करके मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से शहीद पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की कृतज्ञता और संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया है। मुख्यमंत्री के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कल्पना पवार ने कहा, मेरे पति की तरह मुझे भी अब देश की सेवा करने का मौका मिला है। अंजना लकड़ा का सराहनीय योगदान रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। शिवरीनारायण पुलिस की त्वरित कार्यवाही। तूफान समाचार। जिला ब्यूरो चीफ सुखदेव आजाद जांजगीर चांपा। आरोपी द्वारा फेसबुक व सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील वीडियो मोबाइल से किया गया था प्रसारित। आरोपी के विरुद्ध धारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 BIT एक्ट 201 IPC 14(1) पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। महिलाओं और बच्चे के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान देने के लिए 24 घंटे नजर रखता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। विवेक शुक्ला इप्स वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में महिलाओं, नाबालिग बच्चों पर घटित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए थाना साइबर सेल में प्राप्त राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि 24 घंटे ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम में नजर बनाए रखने से जो लोग बाल अश्लीलता से संबंधित वीडियो देखते तथा पोस्ट करते हैं उनके ऊपर कार्यवाही करने हेतु जहां पर व्यक्ति द्वारा सवा का उपयोग किया है से संबंधित साइबर सेल जिला पुलिस को सूचित करता है, जिसको साइबर पुलिस जांजगीर द्वारा गंभीरता से लेते हुए विधिवत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अति पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप व SDOP चांपा श्री यदुमनी सिदार के कुशल मार्गदर्शन में थाना शिवरीनारायण पुलिस द्वारा कार्यवाही किया गया, जिसमें आरोपी राहुल मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद आरजू उम्र 24 साल निवासी सिंगोरी थाना सिंगोरी जिला पटना बिहार के द्वारा फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील वीडियो अपलोड कर प्रसारित करना पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध धारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 BIT एक्ट 201 IPC 14(2) पॉक्सो एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही कर दिनांक 22/04/2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सोशल मीडिया में महिला एवं बच्चों से संबंधित अश्लील फोटो वीडियो साझा न करें। साइबर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया साइट्स में ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया साइट्स में किया गया पोस्ट मैसेज आपका व्यक्तिगत नहीं होता है। आप जो पोस्ट या मैसेज साझा करते हैं वो एक से अनेक लोगों को प्रसारित होता जाता है। किसी भी मैसेज या फोटो वीडियो को फॉरवर्ड करने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच कर ले। सत्यता से अनजान होने पर उसे फॉरवर्ड न करें। साइबर सेल पुलिस जांजगीर द्वारा वर्तमान में सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वीडियो पोस्ट किए गए लोगों पर साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर लगातार की जा रही है कार्यवाही। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा, थाना प्रभारी शिवरीनारायण, प्रधान आरक्षक विजय निराला, आरक्षण प्रवीण साहू का सराहनीय योगदान रहा। दर्दनाक सड़क हादसा में पिता की मौत, बेटियों की हालत गंभीर। इंडिया न्यूज दर्पण बिलाईगढ़ दिनांक 18/4/2025 शुक्रवार को हरदी पिपरडीह में पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कमल यादव पिता आरती यादव गांव भंवरचुआ मधुबन उम्र 37 वर्ष की मौके पर मृत्यु हो गया और साथ में उनके 2 बेटी, जिसकी एक बेटी का पैर टूट गया और दूसरे को गंभीर चोट लगी है, जिसे बिलासपुर हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं। पिता के जाने के बाद अब दोनों बेटियों का क्या होगा? उनके पिता के सिवाय और कोई भी नहीं है। एक्सीडेंट करने वाले गाड़ी पिपरगाना थाना केदार तहसील सारंगढ़ का है तो मौके से फरार हो गया। मौके पे सरसीवा थाना पहुंचकर विवेचना की अपराध शाखा -1 की टीम ने अवैध देसी कट्टे व एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। तूफान समाचार संवाददाता नितिन सिंगला। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस अवैध हथियार रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कार्य करते हुए अपराध शाखा -1 की टीम ने अवैध देसी कट्टे व एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस मामले की गहनता की जांच कर रही है। इंचार्ज वीरेंद्र वालिया ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार के साथ बीबीपुर यमुना घाट के पास घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर मुख्य सिपाही कर्मवीर जागीर संदीप के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को काबू किया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी की पहचान गांव घोड़ो पिपली निवासी विशाल कुमार पुत्र अशोक कुमार के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस मामले की गहनता की जांच कर रही है। अपराध शाखा -1 की टीम ने मोबाइल फोन की छीना झपटी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तूफान समाचार संवाददाता अंतिम प्रजापति।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल ने जिला पुलिस को अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। मेरी नियुक्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह सरकार किसानों, मेहनतकशों, प्यारी बहनों और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की है। इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा -1 की टीम ने मोबाइल फोन की छीना झपटी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से छीना हुआ फोन बरामद किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इंचार्ज वीरेंद्र वालिया ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि 2 युवक किसी वारदात को अंजाम देने के लिए सेक्टर 17 हुडा पार्क 2 जगाधरी के पास घूम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू की गई, जिनकी पहचान जिला सहारनपुर के गांव दाब की गुर्जर निवासी सुमित पुत्र रमेश व गौरव उर्फ गगन पुत्र सुंदरलाल के रूप में हुई, जिनके पास से छीना गया मोबाइल बरामद हुआ। आरोपियों ने 4 नवंबर 2024 को ईएसआई हॉस्पिटल के पास से पैदल जा रही एक महिला से मोबाइल फोन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से छीना हुआ फोन बरामद किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। संवाददाता देवेश कुमार की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 22/4/2025 को बिसम्वा जा रहे फौजदार खां निवासी खरोहा ब्लॉक रेउसा अपनी मोटरसाइकिल से बिसम्वा जा रहे थे। अचानक कंतापुरवा के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। फौजदार खां मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए। घर वालों को सूचना मिलने पर घर वालों ने रेउसा CHC लाया गया, जहां पर फौजदार खां का इलाज चल रहा है। घर वालों ने FIR रेउसा थाना पर दर्ज करवा दिया है। प्रेस नोट। बंधु भाव चौरागढ़। संवाददाता खापरखेड़ा। स्कॉलर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अकादमी का सफल परिणाम। खापरखेड़ा में स्थित स्कॉलर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अकादमी क्लासेस ने अपने प्रथम वर्ष में ही JEE मेंस में शानदार परिणाम दिया। इंस्टीट्यूट के यश कनोजे ने 98-52% अंक प्राप्त किया। साथ ही इंस्टीट्यूट के अन्य सफल छात्रों में रुद्र अनिल रोडे, वंशिका चौरे, पीयूष चिकटे, माही बिंझाडे, कृतिका वासनिक, प्रेशिया कोठारे, भूमिक बागडे का समावेश है। ग्रामीण परिसर में शिक्षा का दर्जा उच्चतम शिखर पर ले जाना एवं सभी वर्गों के छात्र को प्रवेश परीक्षा में सफलतम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई संस्था अपने प्रथम वर्ष में ही सफल होती नजर आ रही है। इस साल के JEE मेंस में 8 छात्रों को सफल कर और छात्राओं के भविष्य को उज्जवल करने प्रयासरत है। इंस्टीट्यूट के सफलतार्थ सर्वश्री अनिल रोडे सर, अल्ताफ सर, शेख सर, दिनेश कटंगाले, शैलेश रक्षित, अविनाश गजभिये, प्रवेश सहारे, डॉक्टर विजय रोडे आदि का सहयोग रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री निवास घेराव में शामिल हुए पूर्व विधायक चंद्रदेव राय। ओंकार डहरिया। संवाददाता बिलाईगढ़। रायपुर। बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के विरोध में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, नेतागण नगर निगम के पास एकत्रित होकर साय सरकार की नाकामियों को उजागर किया। उसके बाद कांग्रेस जन मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किए। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इतने गर्मी में आप सभी का आना और CM हाउस का घेराव करना ऐतिहासिक है। ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के हित के लिए है। ये लड़ाई सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, छत्तीसगढ़ की जनता की हक की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में माता बहनों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार जागने को तैयार नहीं, वो सत्ता के नशे में मस्त है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है। वहीं लोरमी में 7 साल की बच्ची गायब है। कल हमने 10 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर ज्ञापन सौंपा। मरवाही में 9वीं की छात्रा से बलात्कार हो गया है। आषाढ़ी एकादशी समारोह के दौरान आने वाले वारकरी भक्तों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। पालक मंत्री जय कुमार गोरे। सोलापुर प्रतिनिधि। पंढरपुर। आषाढ़ी शुद्ध एकादशी समारोह 6 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाएगा और इस समारोह के लिए श्री ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम और अन्य संतों की पालकी समारोह के साथ बड़ी संख्या में वारकरी भक्त आएंगे। बेमेतरा में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और हत्या कर दी जाती है। इस प्रदेश में माता बहनों को बचाना है और भाजपा की सरकार को जगाना है। इससे पहले विधानसभा घेराव, ब्लॉक, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, पर सरकार को कोई असर नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ में बलात्कार, लूट, डकैती, अपहरण के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यूपी, बिहार जैसे हालात बन गए हैं। जहां जुल्म होगा, अन्याय होगा, वहां कांग्रेस पार्टी हक दिलाने के लिए 24 घंटे तैयार है। विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ में भक्षक बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में माताओं
बहनों को बचाना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ वासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। अहमदाबाद में पार्टी ने तय किया था कि कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ेगी। इस अन्याय सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। आने वाले 3 साल हमें चुप नहीं बैठना है, सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होगा। हम पूरे जज्बे के साथ लड़ाई लड़ेंगे, हमारे संघर्ष को कोई नहीं रोक पाएगा। हम विधानसभा, लोकसभा, निगम चुनाव हार गए पर हम रुकने वाले नहीं, हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। गोली खाने को तैयार है, हर चुनौती के साथ डटे रहेंगे। आंधी निकल चुकी है, गांधी की आंधी कभी नहीं रुकेगी, मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। नागपुर के बाद अब सोलापुर में भी फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के तार। सोलापुर, राज्य के नागपुर में शिक्षक भर्ती और स्कूल आईडी घोटाला इस समय हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सोलापुर जिले में भी इसी तर्ज पर एक बड़े घोटाले के तार सामने आ रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन शिक्षक भारती सोलापुर द्वारा बार बार ज्ञापन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग और पुणे स्थित उपनिदेशक कार्यालय ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। शिक्षक भारती से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी और जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर तथा शालार्थ आईडी देकर निजी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की गई है। इसके लिए संगठन ने बार बार साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि कुछ पूर्व शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी निर्णयों की अनदेखी करते हुए फर्जी स्वीकृतियां दी हैं। सोलापुर माध्यमिक शिक्षा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए कुछ अधिकारियों और स्थानांतरित हुए कुछ अधिकारियों ने अपनी सेवा के बाद बड़ी रकम लेकर कई फर्जी स्वीकृतियां दी हैं। यद्यपि ऐसे अनुमोदन माध्यमिक शिक्षा विभाग में दर्ज और संधारित नहीं किए जाते हैं, फिर भी माध्यमिक शिक्षा अधिकारी ने उनके प्रस्ताव को पुणे उपनिदेशक कार्यालय को अनुशंसित किया है। इसके चलते शिक्षिका भारती ने दावा किया है कि सोलापुर में फर्जी मान्यता और छात्रवृत्ति के मामले में बड़ा रैकेट सक्रिय है। उल्लेखनीय रूप से ये देखा गया है कि कुछ लाभार्थियों ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त करते समय गलत जानकारी दी है और उनके परिवार के सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाले में काली सूची में डाले गए अभ्यर्थियों के बावजूद कुछ लोगों को निजी स्कूलों में नौकरी के लिए मंजूरी दे दी गई। शिक्षिका भारती के बयान पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा आयुक्त कार्यालय ने फर्जी स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि पुणे के शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय ने इस आदेश को लागू नहीं किया। ये पता लगाना आवश्यक है कि फर्जी मान्यता प्रदान करने वाले माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों को वास्तव में कौन संरक्षण दे रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा भारती के जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार काटमोर ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग शिक्षा भारती की बातों को नजरअंदाज कर इस जानकारी को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि नागपुर में व्याप्त शिक्षक भर्ती और स्कूल आईडी घोटाला सोलापुर में भी दोहराया गया हो। वारी काल में आने वाले वारकरी भक्तों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आज पंढरपुर में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर वक्री पालक हिताल, मरुस्थल, चंद्रभागा नदी बेसिन, घाट एवं पात्रशेड में प्रस्तावित दर्शन मंडप एवं स्काई वॉक के बारे में जानकारी एकत्रित की गई तथा संबंधित स्थानों का निरीक्षण किया गया। शिक्षक भारती ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी तत्काल और गहन जांच की मांग की है। सोलापुर जिले के शिक्षक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या नागपुर की तरह यहां भी फर्जी अनुमोदन देने वाले शिक्षा अधिकारियों को गहन जांच के बाद जवाबदेह ठहराया जाएगा। तारांकन, शिक्षक भारती का संघर्ष जारी रहेगा ताकि शिक्षा व्यवस्था में ईमानदार शिक्षकों के साथ अन्याय न हो और गुणवत्ता वाले अभ्यर्थियों को अवसर मिले। कोई भी फर्जी मान्यता का समर्थन नहीं कर सकता। इस मान्यता को देने में बहुत बड़ा वित्तीय लेन देन हुआ है। इसके लिए संगठन के बयान के अनुसार जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। सुजीत कुमार कटमोर, जिला अध्यक्ष, शिक्षिका भारती, सोलापुर समर्पित भाव से काम करें, पार्टी आपको अवसर अवश्य देगी। विधायक देवेंद्र कोठे। सिटी सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा। अक्षय अंजिखा ने नागेश सरगम, नागेश खरात को मौका मिला है। सोलापुर, भाजपा कार्यकर्ताओं को समर्पित होकर काम करना चाहिए। शहर मध्य विधायक देवेंद्र कोठे ने सोमवार को आश्वासन दिया कि पार्टी पुराने व नए कार्यकर्ताओं को साथ लाकर उन्हें न्याय दिलाने का काम जरूर करेगी। वह भारतीय जनता पार्टी नगर कार्यालय में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज्य भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों की घोषणा की है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी शहर कार्यालय में सोलापुर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई। नामों की घोषणा विधायक देवेंद्र कोठे और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष नरेंद्र काले की उपस्थिति में की गई।
इस अवसर पर शहर अध्यक्ष नरेंद्र काले ने घोषणा की कि पार्टी ने शहर मध्य निर्वाचन क्षेत्र में मध्य पूर्व मंडल के अध्यक्ष के रूप में अक्षय अंजीखने को, मध्य मंडल के अध्यक्ष के रूप में नागेश सरगम को और मध्य पश्चिम मंडल के अध्यक्ष के रूप में नागेश खरात को नियुक्त किया है। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र कोठे द्वारा तीनों नए अध्यक्षों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आगे बोलते हुए विधायक देवेंद्र कोठे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देश भर में चल रहे भाजपा के संगठन पर्व के तहत महाराष्ट्र में 5 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाए गए। सोलापुर सिटी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में संगठन पर्व के प्रथम चरण में प्राथमिक सदस्य पंजीकरण का लक्ष्य पूरा हो गया। दूसरे चरण में सक्रिय सदस्यों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई तथा तीसरे चरण में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। ये राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया बहुत प्रेरणादायक कही जा सकती है, क्योंकि इस पार्टी में संरचना और प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इस नियुक्ति प्रक्रिया से यह पता चला है कि पार्टी मेहनत करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को अवसर जरूर देती है। जिन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, पार्टी उन पर जरूर विचार करेगी। इससे पहले शहर के केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को विकास कार्यों आदि के लिए धन से वंचित रखा गया था, लेकिन अब जब इस निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा का विधायक है तो कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्यकर्ता जो सुझाव देंगे उसे लागू किया जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं को अवसर भी उपलब्ध कराएगी। शहर अध्यक्ष नरेंद्र काले ने बताया कि पार्टी ने पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं के आधार पर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है। नए चैप्टर अध्यक्षों पर पुराने और नए कार्यकर्ताओं के साथ काम करने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें बूथ अध्यक्ष और बूथ सदस्यों से संपर्क बनाए रखना होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनावों का गणित अलग था, नगर निगम चुनावों का गणित भी अलग है। वहीं भक्ति सागर में नियोजित संत नामदेव स्मारक स्थल 65 एकड़ का निरीक्षण करने के बाद कहा कि भक्ति सागर में पर्याप्त छाया देने वाले, कम पत्ते गिरने वाले तथा कम पानी में उगने वाले पौधे लगाने के लिए योजना समिति से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव का गणित मानकर नगर निगम चुनाव को लेकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। नगर निगम चुनाव के लिए भी पूरी ताकत से काम करने की जरूरत है। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व शहर अध्यक्ष रामचंद्र जन्नू ने कहा कि आज की गई नियुक्तियां महज आंकड़ेबाजी नहीं है, बल्कि जनसमर्थन और जनविश्वास के आधार पर शक्ति बढ़ाने का प्रयास है। यह आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक संगठित और समर्पित प्रक्रिया की शुरुआत है। अब अधिकाधिक लोगों तक पहुंच बनाकर तथा आम मतदाताओं से सीधे संवाद करके भाजपा राज्य में अंत्योदय के पथ पर आगे बढ़ रही है। मैं सभी नवनियुक्त बोर्ड अध्यक्षों को बधाई देता हूं। मैं आप सभी को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा परिवार की राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम की विचारधारा को पुनः स्थापित करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम में भाजपा महासचिव विशाल गायकवाड़, संघ पर्व चुनाव अधिकारी श्रीनिवास कार्ली, पूर्व सदन नेता देवेंद्र भंडारे, प्रशांत फतेहपुरकर, प्रवीण दरगोपाटिल, कार्यालय प्रभारी अनिल कंडालगी, शहर सचिव बजरंग कुलकर्णी, जेम्स जंगम, पूर्व नगर सेवक अनिल पल्ली, मेघनाथ येमुल, राजकुमार हंचटे, राजेश अंगिरे, पूर्व नगर सेविका रामेश्वरी बीरू, मीनाक्षी कामपली, महिला मोर्चा की संगीता खंडारे, अंजलि वलसा, शार्वरी रानाडे जैन उपस्थित थे। सेल के 8 साधना सांगवे, वेंकटेश कोंडी, दत्तात्रेय पोसा, आनंद बिरू, रामदास मगर, अबादास बाबा करगुले, शिक्षक गठबंधन के दत्तात्रेय पाटिल सर, माननीय जिला योजना समिति के सदस्य अशोक दुस्सा, एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव राजा भाव माने, भटक्य विमुक्त जाति मोर्चा के लक्ष्मण गायकवाड़, एससी मोर्चा के शहर अध्यक्ष मारेप्पा कंपेली, अनंत गोडलोलू, महेश बंसोडे, खेल प्रकोष्ठ के यशवंत पत्रोट, ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष श्रीनिवास जोगी, विजय महिंद्राकर, प्रशांत पल्ली, सिद्धेश्वर कामताम, महेश अलकुंटे, मनोज कलशेट्टी, राम गद्दाम, सोशल मीडिया के अभिषेक चिंता, अबादास सकीना, किरण भंडारी, अप्पू कदगाची, शिरीष गायकवाड़, एजाज सैयद, रवि भवानी, रमेश पतंगे, नरेश पतंगे, राजशेखर येमुल, बाबूराव क्षीरसागर, मनोज पिस्के, सतीश तमाशेटी, विशाल धोत्रे, विजय धोत्रे, प्रकाश गाजुल, गोविंद बटुल, रमेश मिठा, ज्ञानेश्वर गावटे आदि उपस्थित थे। यमुनानगर के दसोरा गांव में पीने के पानी से दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में लेडी की प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ बच्चों को आसपास अस्पताल में भी दाखिल कर दिया गया है। बच्चों में पीलिया और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को देखते ही पब्लिक हेल्थ और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। सूचना के बाद पब्लिक हेल्थ और स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने के लिए मौके पर पहुंची है। बीमार बच्चे रेनू और मनदीप ने बताया कि हमारे पेट में इन्फेक्शन, उल्टी और दस्त की समस्या कल से शुरू हो गई थी। ये परेशानी पानी पीने की वजह से हुई है। हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ईशान ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि दसोरा गांव में कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। हमने अपनी के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम देने के लिए आशा वर्कर और स्वास्थ्य विभाग की टीम बीमार बच्चों को बीमारी से संबंधित दवाई दे रही है और जिन लोगों की तबीयत खराब होने लग रही है उनके भी स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है। विधायक ने सुनी जन समस्याएं, जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया पौधा। टपुकड़ा तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने सोमवार दोपहर बाबा नरसिंह दास आश्रम स्थित जौहर मंदिर पर स्थानीय आमजन की समस्याएं सुनी व कुछ समस्याओं का मौके पर ही अधिकारियों द्वारा निपटारा करवाया गया व कुछ लोगों को शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रारंभ में जिला कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने वक्री कैंप में श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के साथ साथ पात्रा शेड में दर्शन मंडप और स्काई वॉक की योजना के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार उन्होंने 65 एकड़ भूमि पर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा नदी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। कस्बे के व्यापारी ओपी गोयल ने रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन मोटेशन न चढ़ाए जाने की शिकायत की, जिस पर तहसीलदार ने बताया कि टेक्निकल समस्याओं के चलते कुछ मोटेशन नहीं चढ़ पाते, जल्दी इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। विधायक ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया। 16 अप्रैल जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक का जन्मदिन मनाते हुए पौधारोपण किया था। विधायक ने उस दिन अनुपस्थित रहने के कारण आज पुनः पौधारोपण किया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिला विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विजय यादव, टीटू गर्ग, MPS नेहा शिबू गोयल, अर्जुन सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता व गणमान्य उपस्थित रहे। मॉडल स्कूल हिंगवाहेरा के 5 विद्यार्थियों का हुआ जेईई मेंस में चयन। तिजारा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंगवाहेरा के 5 विद्यार्थियों का जेईई मेंस 2025 में चयन हुआ है। प्रधानाचार्य रतन लाल सुथार ने बताया कि जेईई मेंस 2025 में स्कूल के 5 विद्यार्थियों याशिका सैनी 97-20, मनीष यादव 96-85, कीर्ति यादव 93-85, नैतिक वार्षणेय 93-30 तथा अंतिमा कुमारी ने 88-20 परसेंटाइल प्राप्त करके विद्यालय व तिजारा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रधानाचार्य ने सफलता के इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा स्टाफ साथियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य ने ये भी बताया कि नए सत्र 2025-26 के लिए इस समय विद्यालय में 11वीं कक्षा की सीमित रिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, अतः अभिभावक व विद्यार्थी विद्यालय समय में आकर प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर जमा कराएं। विधायक ने सुनी जन समस्याएं, जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया पौधा। टपुकड़ा तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने सोमवार दोपहर बाबा नरसिंह दास आश्रम स्थित जौहर मंदिर पर स्थानीय आमजन की समस्याएं सुनी व कुछ समस्याओं का मौके पर ही अधिकारियों द्वारा निपटारा करवाया गया व कुछ लोगों को शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। कस्बे के व्यापारी ओपी गोयल ने रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन मोटेशन न चढ़ाए जाने की शिकायत की, जिस पर तहसीलदार ने बताया कि टेक्निकल समस्याओं के चलते कुछ मोटेशन नहीं चढ़ पाते, जल्दी इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। विधायक ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया। 16 अप्रैल जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक का जन्मदिन मनाते हुए पौधारोपण किया था। विधायक ने उस दिन अनुपस्थित रहने के कारण आज पुनः पौधारोपण किया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिला विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विजय यादव, टीटू गर्ग, MPS नेहा शिबू गोयल, अर्जुन सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता व गणमान्य उपस्थित रहे। सोमवार को सधौरा की सरकारी ITI में पढ़ने वाले एक छात्रा को सड़क पर चलते वक्त अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से छात्र के सिर में चोट लगी है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सरकारी ITI सधौरा में पढ़ने वाला गांव सुब्री थाना बराड़ा जिला अंबाला के रहने वाले आदित्य सोमवार को ITI से करीब आधा किलोमीटर दूर सड़क पर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार अज्ञात डंपर ने आदित्य को अपनी चपेट में ले लिया और मौके से फरार हो गया। इस घटनाक्रम में आदित्य के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे सधौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे प्राथमिक उपचार के बाद उच्च उपचार के लिए मुलाना ले जाया गया। इस अवसर पर विधायक समाधान अवतारे, अरुण गोरे, आबा अकील काजी, जिला कलेक्टर कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, जिला नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता संजय माली, महावितरण के अधीक्षक अभियंता सुनील माने, प्रांतीय अधिकारी सचिन इथापे, तहसीलदार सचिन लानगुटे, मुख्य अधिकारी प्रशांत जाधव, कार्यकारी अभियंता अमित निमकर, गत विकास अधिकारी सुशील संसारे, सहायक नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोसे, राजमार्ग प्राधिकरण के केशव घोटके और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
सूचना के अनुसार छात्र की हालत में अब सुधार है और मुलाना से उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। सधौरा आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्र पानी पीने के बहाने क्लास से गया था, लेकिन वह बाहर कैसे गया, किस रास्ते से गया, यह अभी जांच का विषय है, क्योंकि गेट पर किसी भी कार्य के लिए आईटीआई समय के दौरान बाहर जाने के लिए गेट पास दिखाना अनिवार्य है। मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा द्वारा गौशाला जाकर गायों को खिलाया गया चारा एवं पानी और कोटना का भी इंतजाम किया गया। ब्रेकिंग न्यूज, तूफान समाचार। जिला ब्यूरो चीफ सुखदेव आजाद, जांजगीर चांपा। मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा नैला जांजगीर द्वारा नई कार्यकारिणी गठन उपरांत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोन 4 अमर सुल्तानिया के मार्गदर्शन एवं प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत गांधी के निर्देश पर लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शाखा द्वारा विगत दिनों गौशाला पहुंचकर गायों के चारा एवं पानी के लिए कोटना का इंतजाम किया गया। इसी क्रम में गौशाला में उपस्थित व्यक्तियों को भीषण गर्मी को देखते हुए समस्त कार्यकर्ताओं को गमछा वितरण किया गया, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा के अध्यक्ष का कमान जब से पूनम अग्रवाल को मिला है, तब से लगातार शाखा के सदस्य अपने कार्यों के प्रति सजगता दिखा रहे हैं, चाहे वह धार्मिक आयोजन हो या जरूरतमंदों को सामान वितरण का कार्यक्रम हो, पशु पक्षियों की रक्षा हो या उनके लिए खाने पीने का इंतजाम हो। शाखा अपने दायित्व का निर्वहन भली भांति कर रही है। उक्त आयोजन में मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा के अध्यक्ष पूनम अग्रवाल ने कहा कि गायों की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है। आज वर्तमान में गाज रोड पर बैठी रहती है और समय काल के गाल में समा रही है। हमारी शाखा द्वारा उनकी रक्षा हेतु छोटा सा उठाया हुआ कदम भी व्यक्तियों को जागरूक करेगा और वह गायों के संरक्षण हेतु कार्य करेंगे। उक्त कार्यक्रम में मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा से प्रांतीय सदस्य श्रीमती बीना बंसल, श्रीमती अनुपमा गोयल, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती शिखा अग्रवाल, अध्यक्ष श्रीमती पूनम अग्रवाल, सचिव श्रीमती मनीषा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्रीमती पूनम अग्रवाल, जगनी श्रीमती अनीता अग्रवाल, श्रीमती ममता मोदी, श्रीमती पूनम बंटी अग्रवाल एवं मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा के सदस्यगण उपस्थित थे। 15 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। थाना सारागांव पुलिस की त्वरित कार्यवाही। तूफान समाचार। जिला संवाददाता सुखदेव आजाद, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। विवेक शुक्ला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जांजगीर चांपा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सारागांव पुलिस को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं डीएसपी कविता ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना मिला। थाना सारागांव क्षेत्र में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री की जाती है की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी संजय कमलाकर, उम्र 43 साल, निवासी परसापाली, थाना सारागांव के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 5000 रु को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 45/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन कुमार सारथी, थाना प्रभारी सारागांव एवं थाना सारागांव स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। तूफान समाचार सोलापुर। संवाददाता किरण शिंदे, सोलापुर। नगर निगम की ओर से डॉक्टर आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती समारोह जुलूस के संयोजन में पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम राजकुमार और नगर आयुक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जुलूस में उपस्थित थे। सचिन ओमबासे को पुष्पमाला अर्पित कर सम्मानित किया गया। इसके बाद सामूहिक बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया, फिर जुलूस शुरू हुआ। इस अवसर पर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संदीप करंज, राजाभाव सरवदे, राजाभाव इंगले, पूर्व गतनेता आनंद चंदन शिवे, सुभांजी बंसोडे, पूर्व नगर सेवक गणेश पुजारी, एट संजीव सदाफुले, महोत्सव समिति के अध्यक्ष पृथ्वीजीत सरवदे, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सयाली शेंदगे, राजा कदम, राजा धावने, सुग्रीव जेतिथोर, नागेश रणखंबे, केंद्रीय महोत्सव समिति के अध्यक्ष विक्की शेंदगे, रॉकी बंगले और दोनों केंद्रीय निगमों के पदाधिकारी उपस्थित थे। सोलापुर प्रतिनिधि। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर शहर में भव्य समारोहों की धूम रही। सार्वजनिक जन दिवस समारोह के दौरान भीम सैनिकों का उत्साह चरम पर था। ये जुलूस पूरे महाराष्ट्र और देश भर में प्रसिद्ध है और बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। युवाओं का उल्लास, भव्य जुलूस, डीजे की धुन, आकर्षक सजावट, चकाचौंध बिजली की रोशनी, आतिशबाजी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा क्षेत्र को भीम आर्मी के सैनिकों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। रविवार दोपहर करीब 12 बजे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केंद्रीय जयंती ट्रस्ट एवं महोत्सव समिति द्वारा पूजा अर्चना के बाद सुबह करीब 11:30 बजे जुलूस शुरू हुआ। जुलूस में 100 समूहों ने भाग लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, पाक चौक, डफरिन चौक, पुराना रोजगार चौक, वाडिया हॉस्पिटल, चांदनी चौक, रेलवे स्टेशन, भैया चौक का इलाका भीम सैनिकों से भरा हुआ था।